गायत्री कॉलेज सांचौर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। ये प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान विषय में हम हमारी भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत जो हमारे लोकतंत्र के समक्ष जो चुनौतियां हैं उनमें से एक है राजनीतिक अपराधीकरण, जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं। हमने हमारी पिछली कक्षा में राजनीतिक अपराधीकरण के विभिन्न कारणों को देखते हुए आगे बढ़े। आज हम देखेंगे कि व्यावहारिक तौर पर किस प्रकार से हमारे देश में ये राजनीति का अपराधीकरण बढ़ा है। हम एक एक आम चुनाव को देखते हुए तथा हमारे राज्यों की राजनीति में और हमारे केंद्रीय राजनीति में किस प्रकार से अपराधी तत्वों का जो प्रभाव बढ़ा है उसको लेकर आज व्यावहारिक तौर पर अध्ययन करेंगे। लेकिन सबसे पहले थोड़ा ये समझते हैं कि आखिर ये जो हमारे देश में राजनीतिक अपराधीकरण की जो प्रवृत्तियाँ बढ़ी उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की तरफ देखा जाए तो इसका इतिहास है वो बहुत पुराना है। अंग्रेजों ने सत्ता में बने रहने के लिए आतंक फैलाने और फूट डालो राज करो की नीति के तहत उन्होंने भारत में सांप्रदायिक विद्वेष फैलाने के लिए अपराधी तत्वों का प्रयोग हमेशा से किया। फूट डालो और राज करो, इसके लिए उन्होंने हमारे जो देश के जो संप्रदाय हैं उन संप्रदाय के मध्य एक प्रकार का सांप्रदायिक विद्वेष फैलाने के लिए हमेशा से अपराधी तत्वों का सहारा लेकर इनका प्रयोग किया। लेकिन उन्होंने अपराधी तत्वों को सत्ता से दूर रखा। अंग्रेजों को पता था कि अपराधियों को सत्ता में दखलंदाजी नहीं देनी है, उनको दूर रखो, जहाँ तक अपने जो हित है वो पूरे करते रहो। इसलिए उनसे काम लिया, उन्हें पैसा दिया, काम खत्म। लेकिन स्वाधीनता प्राप्ति के बाद सत्ता राजनीति का जो दौर प्रारंभ हुआ उसमें महात्मा गांधी का संदेश कि साधनों की पवित्रता पर बल हमेशा से देना चाहिए, अधिकांश राजनीतिक खिलाड़ियों ने इस बात को भुला दिया। गांधी जी कहते थे कि साधन साध्य की पवित्रता रखना तो ये हमारा लोकतंत्र है, हमेशा हमेशा के लिए अजर रहेगा, इसमें किसी प्रकार की कोई भी दूषित विशेषता नहीं आएगी। लेकिन हमारे राजनीतिक नेतृत्व ने और राजनीतिक खिलाड़ियों ने इस बात को, गांधी की बात को भुला दिया। पहले आम चुनाव में भी अपराधी तत्वों का प्रयोग किया गया, लेकिन बहुत सीमित प्रयोग था, इसलिए उनका प्रभाव बहुत न्यून था। संकोच के साथ किया था, इसका प्रभाव बहुत कम था। दूसरे आम चुनाव में अपराधी जगह से जुड़े व्यक्तियों का कुछ अधिक प्रयोग हुआ, लेकिन पहले जैसे था कुछ खास नहीं। तीसरे आम चुनाव अपराधी तत्वों का प्रयोग करके मतदाताओं को डराना, धमकाना, उन्हें वोट न डाल देने की धमकी जैसी अन्य घटनाएं इधर उधर कुछ सामने आई। इस संदर्भ में चुनाव आयोग के समक्ष शिकायतें भी की गई, पर न तो इन पर शिकायतों पर गंभीरता से ध्यान दिया गया, न इस बुराई को दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए। नेहरू स्वयं राजनीतिक उद्देश्यों के लिए अपराधियों का प्रयोग करने की बात सोच भी नहीं सकते थे, लेकिन मतदान केंद्रों पर कब्जे जैसी घटना को गहरे से विचार कर उन्होंने रोकने के लिए कठोर निर्देश देने की बात भी वो सोच नहीं पाए। उन्होंने ये भी नहीं कर पाए कि ये कितना आने वाली समस्या में एक बहुत बड़ी समस्या बन सकती है, इसलिए उसकी तरफ ध्यान केंद्रित ज़्यादा किसी ने नहीं किया। छठे दशक तक आते आते राजनीति में तपोनिष्ठ व्यक्तियों की जमात कम हो गई। अब जो बहुत ही गहरी सूझबूझ वाले थे ऐसे व्यक्तियों की उसमें संख्या कम हो गई, और जो हमारे तत्कालीन बहुत बड़े राष्ट्रीय स्तर के जो स्वतंत्रता सेनानी थे वो भी अपनी इस अवस्था में बुजुर्ग हो चुके थे, इसलिए उनको भी एक सक्रिय राजनीति से संन्यास की ओर अग्रसर हो गए थे। 1962 में चीन के हाथों भारत की पराजय के बाद कांग्रेस ने महसूस किया कि उनका जनाधार खिसकता जा रहा है तथा अब उसमें आत्मविश्वास की भारी कमी भी आ रही है। अब उसने अपराधीकरण, भ्रष्टाचार और जातिवाद जैसी बुराइयों से निपटने के स्थान पर इन बुराइयों के साथ हाथ मिलाने की बात सोच ली। विपक्षी दल उत्तर भारत के राज्यों में तथा पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में सत्ता पाने के लिए उतावले थे तथा आचार विहीनता के प्रसंग में वे कांग्रेस से भी पीछे नहीं थे। परिणाम स्वरूप तीसरे आम चुनाव और चौथे आम चुनाव के बीच विधानसभा के जो चुनाव हुए उनमें अपराधी तत्वों का प्रयोग पहले की तुलना में बहुत जबरदस्त खुलकर हुआ। 1965 तक आते आते कुछ बड़े और साधन संपन्न अपराधियों के मानस में राजनीतिक महत्वाकांक्षा के ऐसे अंकुरों ने, ऐसे बीजों ने जन्म ले लिया और वे सोचने लगे कि उन्हें तो खुद चुनाव लड़ना चाहिए, वे खुद किसी प्रमुख राजनीतिक दल के उम्मीदवार बन सकते हैं और चुनाव भी जीत सकते हैं। अधिकांश प्रदेशों में आप देखेंगे जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, इन राज्यों में कांग्रेस और विपक्षी दल दोनों सत्ता के लिए किसी न किसी को गले लगाने के लिए उतारू थे। जीत की संभावना वाले उम्मीदवारों का चयन करना उन्होंने अपना सर्वोच्च आधार बनाया। तो मतलब आप देख रहे हैं कि ये जो समस्या बनी है, ये समस्या के कारण है मूल हमारे राजनीतिक दल ही है, हमारे राजनीतिक नेता ये वो चाहते थे कि ये आप आओ, आप इस प्रकार काम करो, डरो धमको। खुद की असफलता को छिपाने के लिए इन अपराधियों को पनाह देना इन राजनीतिक दलों ने शुरू किया। कुछ जो देश को
जो चुनौतियां थी उनकी तरफ ध्यान विमुख करके ये अब जातिवादी राजनीतिक गठबंधन और इस प्रकार के जो कहने का तात्पर्य जो अपराधी जगत के लोग थे उनको राजनीति में प्रवेश करा के तथा ऐसे लोगों को अपना चुनाव में टिकट वितरण करके और चुनाव में खुद सक्रिय बनाने के लिए इन सभी राजनीतिक दलों ने ये सब काम शुरू कर दिया। तो शुरुआत तो यहीं से हुई है। फिर आप देखिए चौथा आम चुनाव जो फरवरी 1967 में हुआ, इस चुनाव में अपराध जगत के सर्वाधिक प्रयोग अगर देखा जाए सर्वाधिक प्रयोग बिहार में हुआ, उसके बाद बंगाल, उसके बाद उत्तर प्रदेश। फर्जी मतदान केंद्रों पर कब्जा, विरोधी मतदान तो वोट न डालने देना। जब वो मतदान केंद्र में पहुंचे तो पता चला कि आपका वोट देके तो कोई चला गया। मन में क्या महसूस होगा? ग्लानि होगी, क्रोध होगा कि खुशी होगी? बाकायदा क्रोध होगा कि मेरा वोट, मेरा स्व विवेक अधिकार कोई और मेरे अधिकार को उसका प्रयोग करे, कैसा होगा? फिर धमकी, मारपीट, गुंडागर्दी, अपहरण, अब सब राजनीति का हिस्सा बन चुके थे। मतलब जंगल राज की तरफ बढ़ चुका था सब कुछ। ये चुनाव आयोग ने अपनी रिपोर्ट में इस सब घटना को उल्लेख तक नहीं किया। यद्यपि अनेक स्थानों पर पुनर्मतदान के आदेश जरूर दिए, लेकिन ये सब इतना हुआ, लेकिन राजनीतिक दबाव में सब कुछ दब गया। 1967 के वर्षों में विशेषकर उत्तर भारत के राज्यों में जब राजनीतिक उठापुटक हुई, गौरव व्यवस्था, अकल्पनीय अनुशासनहीनता, रोज दल बदल, कुछ कमजोर व्यक्तियों का मुख्यमंत्री बनना, मंत्री पद पर राष्ट्रीय व्यक्तियों के गिरते स्तर आदि की जो घटना घटित हुई, उसने शेष बची हुई जो भी राजनीतिक मान मर्यादा थी उसको एक ही झटके में समाप्त कर दिया। सोचो तो देखो तो सही, आप किस प्रकार से हमारी इस राजनीतिक जो शोषिता है उसका हनन हो रहा है या फिर उसमें कमजोरी आ रही है। अब अपराधी तत्वों ने ये सोचा कि राजनीति तो सबसे अधिक लाभ का धंधा और बेहद अच्छा लाभ है, बिना कुछ निवेश किए हुए इतना जल्दी नाम और दाम सब कुछ मिल रहा है। इसलिए राजनीति एक उत्सुक खेल है जनसेवा से जिसका कोई लेना देना नहीं है। अब ये बात किसी से छिपी नहीं रही। राजनीतिक दलों में तो बस यही होड़ मची है कि ये किस प्रकार से सत्ता की प्राप्ति करें। अपराधी तत्वों ने भी ये सोचा कि अच्छा अवसर आ गया है, अब देर नहीं की जानी चाहिए। हरियाणा, पंजाब, बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार आदि राज्यों में जो मध्यावधि चुनाव हुए उनमें भी स्थिति और कुछ बिगड़ी, पहले से और बदतर हुई। आप देखते हैं कि 1971 का जो लोकसभा चुनाव है एक सर्वग्रासी युद्ध के रूप में लड़ा गया। देश के अनेक राज्यों में मतपेटियां लूटने की घटनाएं हुई। इस आम चुनाव की बात कर रहा हूँ 1971 के 5वीं लोकसभा के। देश के अनेक हिस्सों में मतपेटियां लूटी गई। हरियाणा, कश्मीर, बिहार इसमें सबसे ज़्यादा अग्रणी रही। 1974-75 में वर्षों में धूर्त, दुष्ट और बदमाश नितांत उछल प्रवृत्ति के युवाओं की बड़ी संख्या में राजनीति में प्रवेश लिया। इसमें तत्कालीन कांग्रेस के सर्वोच्च युवा नेता संजय गांधी की भूमिका भी जबरदस्त तरीके की रही है। अपराधियों को खुलकर खेलने के लिए युवा नेता का संरक्षण प्राप्त। 1967 से 76 के वर्षों में राजनीति अपराध की दिशा की जो यात्रा है उसका उल्लेख करते हुए बिहार राज्य के एक्स जो डीजी हैं DN साहल ने लिखा है कि 1967 तक अपराधी अपने राजनीतिक स्वामियों के सहायक के रूप में कार्य करते थे। इसके बाद उन्होंने स्वयं सत्ता प्राप्त करने की बात सोची। मतलब पहले ये नेताओं के आगे काम करते थे, लेकिन जब बाद में देखा कि नेताओं के आगे क्यों हम स्वयं नेता बन जाए, तो ये सभी इस प्रकार से होने लगा। तो आपातकाल में राजनीतिक और अपराधियों का गठबंधन स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आया। अब ये बिल्कुल संस्थागत हो चुका है, हम सब देख रहे हैं। 1977 के लोकसभा चुनाव में विशेष परिस्थितियों के कारण अपराधी तत्वों का प्रभाव अपेक्षाकृत कम हो गया था, क्योंकि उसमें इस प्रकार से तो अपराधी तत्वों को ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया। लेकिन 80 से 84 के लोकसभा चुनाव में किसी न किसी रूप में मुद्दा आधारित चुनाव थे, इसलिए इस स्थिति में ज़्यादा और विकृति प्राप्त नहीं हुई। लेकिन 1989 जब से मिलीजुली सरकारों का दौर प्रारंभ हुआ, तब से लेकर उसके बाद में तो आप पूछे मत, देश में इतना ज़बरदस्त तरीके से राजनीति अपराधीकरण बढ़ा है कि अंतिम दशक के अंत तक इतनी सोचनीय बन गई कि अब क्या होगा। 1989 में देश में जो चुनाव हुए उस दौरान अपराधी तत्वों और माफिया सरदारों का जैसा प्रयोग राजनीति द्वारा चुनाव में किया गया वह लोकतंत्र की दृष्टि से बहुत ही शर्मनाक स्थिति थी। न केवल साधारण निर्वाचन क्षेत्रों पर अति विशिष्ट राजनीतिज्ञों के निर्वाचन क्षेत्रों की माफिया तत्वों का सहारा लिया गया, बड़े बड़े लोगों ने इस माफिया तत्वों का सहारा लिया तथा मतदान को प्रभावित करने के लिए हर संभव हथकंडा अपनाया गया। फर्जी मतदान आदि स्थिति को देखते हुए चुनाव आयोग ने सारे देश में 402 निर्वाचन केंद्रों पर पुनर्मतदान करवाया। लेकिन लोकतंत्र की प्रक्रिया का जो संबंध अपराध जगह से जुड़ गया, इससे उसमें कोई किसी प्रकार की कमी हमें दिखाई नहीं देती है।
फिर देखिए आप हरियाणा में तो लगभग इसी समय एक इतिहास और रचा गया था। उसमें एक मेहम कांड के रूप में जाना जाता है कि 17 फरवरी 1990 ईस्वी को मेहम एक जो जगह का नाम है, लगभग हर मतदान केंद्र पर फर्जी मतदान हुआ। और दुर्भाग्य ये रहा है कि इस प्रक्रिया में हरियाणा सरकार का तंत्र भी अपराधियों के साथ जुड़ा रहा। चुनाव आयोग के पर्यवेक्षक ने सारी प्रक्रिया स्वयं अपनी आंखों से देखी, अपनी रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला। देश के प्रधानमंत्री उनके पुत्र को विजयी बनाने के लिए इस समस्त कार्रवाई को परोक्ष रूप से सहयोगी रहे और मौन दृष्टा रहे। मेहम में लोकतंत्र में जिस प्रकार के अपराधियों को सुपुर्द कर दिया था, उस पर प्रधानमंत्री पीपी सिंह भी मौन रहे और इस मौन से राजनीतिक अपराधीकरण को बढ़ावा मिला। 1989-90 में प्रधानमंत्री वहाँ पे सरदार एक ही सार्वजनिक मंच पर बैठने लगे। अब फर्क क्या रहा, चोर और पुलिस जब दोनों एक ही मंच पर बैठे तो क्या न्याय की आप मांग कर सकते हो? उसी प्रकार संविधान के रखवाले, कानून के रखवाले और चोर डके सब एक मंच पर आ गए। तो ये हमारे लोकतंत्र के लिए काला दिन, इसके अलावा कुछ नहीं समझ सकते। ठीक है, तो ये मेहम कांड बहुत ही एक हमारे लिए लोकतंत्र के लिए काला कलंकित है। राजनीतिक अपराधी की दिशा में बिहार, उत्तर प्रदेश सबसे आगे रहे हैं, लेकिन कुछ अन्य राज्य भी इसके पीछे नहीं हैं। आप देखते हैं उत्तर प्रदेश में 1984 अपराधी रिकॉर्ड वाले विधायकों की संख्या जो 35 थी, 1989 में 50 हो गई, 91 में 133 हो गई, 93 में 141 हो गई। अब ये संख्या 3 प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। पूरी रिकॉर्ड के अनुसार गंभीर अपराधी थे, उनमें से अनेक हिस्ट्री शीटर थे। जब अपराधी विधायक बनते हैं तो सदन में मारपीट की स्थिति भी खड़ी हो जाती है, क्योंकि उनमें उनका जो विवेक है वो केवल अपराध की तरफ ज़्यादा केंद्रित रहता है। जब 1993 में उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव बसपा के सहयोग से दोबारा मुख्यमंत्री बने, तब विधानसभा सत्र के पहले ही दिन सदन में न केवल हंगामा मारपीट हुई, ऐसा रक्तरंजी मारपीट हुई जिसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलती। ये गुंडागर्दी, अराजकता, राजनीतिक अपराधीकरण की पराकाष्ठा का संकेत है। और विधायक मंत्री भी बनने लगे। मुलायम सिंह यादव के पतन के बाद मुख्यमंत्री पद पर आसीन मायावती ने दीनानाथ भास्कर नामक ऐसे व्यक्ति को मंत्रिमंडल में लिया जिस पर 3 पुलिसकर्मियों से 7 व्यक्तियों की हत्या में शामिल होने का आरोप था। अब सोचो, ऐसे लोग मंत्री बनते हैं जो पुलिसों की हत्या करते हैं, नागरिकों की हत्या करते हैं। बाद में भले ही वो बाद में भास्कर को मंत्रिमंडल से हटाया गया, लेकिन इस स्थिति में किसी प्रकार कोई सुधार नहीं हुआ। अपन देखिए 1996-97 में राष्ट्रीय शासन के अंतर्गत इस प्रकार के जो अपराधी तत्व थे या माफिया सरदार थे, उनकी भी एक प्रकार से बोलबाला थी। राष्ट्रपति शासन में अपराधियों का दबदबा देश के राजनीतिक इतिहास में पहली बार देखा गया। राष्ट्रपति शासन में भी अपराधियों का दबदबा। इस प्रकार एक बार इंडिया टुडे ने लिखा है कि 424 विधानसभा सदस्यों में से 132 संदेहास्पद अपराधी हैं। यूपी के तत्कालीन समय की बात है, जिसमें 16 कल्याण मंत्रिमंडल के सदस्य हैं। कल्याण मतलब कल्याण सिंह जो मंत्री थे, के सदस्य की बात कर रहा हूँ, मुख्यमंत्री थे यूपी के, और राजस्थान के राज्यपाल भी वो रह चुके थे। अक्टूबर 1997 में जब कल्याण सिंह ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया तो उसमें से अनेक ऐसे प्रत्येक दल बदलू और अपराधी को अपने मंत्रिमंडल में ले लिया जिसे उन्हें विधानसभा में समर्थन दिया था। सोचो, सरकार बनाने के लिए, सरकार मतलब सत्ता में रहने के लिए इन लोगों ने ऐसे लोगों को भी मंत्री बना दिया जो दागदार थे। तो उत्तर प्रदेश मामले में बहुत कुछ राजनीतिक अपराधीकरण में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा। फिर बिहार, और आप देखते हैं कि इसी दशक में बिहार की राजनीति में AK-47 राइफल, कार्बाइन, हथगोलों का प्रवेश हुआ। सामान्य अराजकता, गुंडागर्दी, जाति हिंसा में बदल गई। अब चुनाव जीतने और राजनीतिक दबदबा बनाने के लिए बिहार में अवैध रूप से अनेक निजी सेनाओं का गठन हुआ। सोचो तो सही, मतलब हमारी सामाजिक स्थिति भी बदल गई चुनावों के लिए। अब जाति आधारित निजी सेनाएं गठित हुई और बाद में इन निजी सेनाओं पर कुछ प्रतिबंध भी लगा दिया, पर इस प्रतिबंध से स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। आज भी आप देखेंगे तो बिहार में रणवीर सेना, कुंवर सेना, भूमि सेना, लोरिक सेना, आज़ाद सेना, सनलाइट सेना, दलित सेना, समाजवादी क्रांति सेना, ये काहे की सेना है। लेकिन इन राजनेताओं ने हमारी सामाजिक व्यवस्था को इस प्रकार से बिगाड़ा, अपना वोट बैंक बनाया, जिसका ये हुआ है कि हर जाति विशेष की, एक संप्रदाय विशेष की एक सेना बनाकर एक दूसरे से लड़ते भिड़ते, झगड़ते, मरते हैं। इसके अतिरिक्त 20 प्रमुख अपराधी संगठन सक्रिय हैं जो राजनीति को प्रभावित कर रहे हैं। आप देखते हैं अतीक अहमद, सोहराबुद्दीन, इतने खतरनाक यूपी बिहार के जो ये अपने शहाबुद्दीन और जैसे ये लोग हैं जो एक बाहुबली, गुंडागर्दी और माफिया सरगना जिसके है, जो चुनाव जीतकर आज हमारी विधायी संस्थाओं में बैठे हैं। ठीक है, फिर इनके अतिरिक्त देखें कि कुछ अपराधी और नक्सली संगठन जैसे रणवीर सेना, माओवादी, कम्युनिस्ट सेंटर, MCC के बीच में खूनी संघर्ष आए दिन हुए।
ठीक है। उत्तर प्रदेश, बिहार की तरह मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश के उत्तर पूर्व जो राज्य हैं, नॉर्थ ईस्ट के राज्य, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश आदि राज्यों में राजनीतिक अपराधीकरण की प्रवृत्तियाँ हमको दिखती रही हैं। अब मध्य प्रदेश की राजनीति की बात करें तो रूसी पठान, आरिफ अकील, राजा भैया, मुन्ना पेंटर जैसे व्यक्तियों के दबदबा रहे। और राजा भैया का जो यूपी के वहाँ गोंडा जिले से हैं, तो वहाँ पर उनका वहाँ भी दबदबा है, जो पुलिस की दृष्टि से गंभीर अपराधी है। गुजरात, महाराष्ट्र की राजनीति में काफ़ी तस्करों से संबंध है। अंतर्राष्ट्रीय तस्कर धीरे धीरे दोनों राज्यों की राजनीति में प्रभावशाली होते जा रहे हैं। मुंबई महानगर की बात करें तो वहाँ सक्रिय माफिया सरदारों के बारे में कई बार संसद में चर्चा हो चुकी है। इन माफियाओं को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। देश में RDX तरह के विस्फोटक पदार्थों की तस्करी गुजरात के तटवर्ती क्षेत्रों से होती है। इन विस्फोटक पदार्थों का प्रयोग कानून व्यवस्था को ठप करने के लिए, राजनीतिक आतंक उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। नागालैंड में तो एक प्रकार की सारी राजनीति अपराधी तत्वों और आतंकवादियों से ही संचालित होती है। मिजोरम, त्रिपुरा, असम, अरुणाचल प्रदेश की राजनीति पर आतंकवादी ये पूरी तरह से हावी हैं। आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र में, ये जो झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा के कुछ क्षेत्र है, ये सब नक्सलवादी हिंसा से ग्रसित हैं। तो सोचो किस प्रकार से हमारा राजनीतिक जो अपराधीकरण है ज़बरदस्त तरीके से उसमें बढ़ोतरी हो रही है। राज्य विधानसभा में एवं संसद में भी आप देखें तो अपराधी तत्वों ने प्रवेश ले लिया है। चुनाव आयोग JVG कृष्णमूर्ति ने 1997 में एक बार प्रेस प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा था कि रिकॉर्ड के नीचे 40 सांसदों को न्यायालयों के आपराधिक मुक्त में चल रहे हैं, जबकि राज्य विधानसभा में 4072 में से 700 सदस्य गैर फौजदारी मुक्त में है। स्थिति तो और भी 96 के बाद में और भी बढ़ती गई है। तो आप समझ सकते हैं कि ये सब राज्यों में, केंद्र में ये सब बढ़ता जा रहा है। आज अगर बात करें हमारे लोकसभा में भी लगभग 140 से ज़्यादा जो सांसद सदस्य हैं उन पर किसी न किसी प्रकार के आपराधिक केस दर्ज हैं, तो इनकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो राजनीति की अपराधीकरण की इस विवेचना का निष्कर्ष में कम से कम ये बात स्पष्ट होती है कि एक तो ये है कि भारतीय संघ के कुछ राज्यों और क्षेत्रों में राजनीतिक अपराधीकरण जबरदस्त तरीके से हुआ है और कुछ राज्यों में कम, लेकिन अब इससे अछूता कोई राज्य नहीं रहा, ये बात तय है। दूसरा ये है कि राजनीति के अपराधीकरण के लिए सभी राजनीतिक दल दोषी हैं कि राजनीतिक दल ऐसे लोगों को क्यों ही आगे बढ़ा रहे हैं। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों का जो चरित्र है इस संबंध में एक दूसरे से बहुत भिन्न नहीं है, बल्कि सब एक जैसे ही हैं कि वो ऐसे लोगों को बढ़ावा देते हैं। इसलिए एक विचारशील सांसद जयपाल रेड्डी ने कहा था कि सभी राजनीतिक दलों का अपराधियों के साथ गठबंधन है और इस संबंध में विभिन्न राजनीतिक दलों में केवल मात्रात्मक अंतर है, कोई गुणात्मक अंतर नहीं है, कोई कम है कोई ज़्यादा, लेकिन सब दल इस प्रकार से ये कर रहे हैं। भारतीय राजनीति में इस समय 3 प्रकार के अपराधी हैं और उनमें से सबसे जो खतरनाक है वो सफ़ेद पोश अपराधी। ये सफ़ेद पोश मतलब जो सफ़ेद वस्त्र धारण करके जो हमारी विधायक और सांसद बनते हैं वो लोग, ये भ्रष्टाचार करते हैं, धन बटोरते हैं, अपराधियों को संरक्षण देते हैं। यूपी, बिहार और कुछ अन्य राज्यों में ये अपराध इनका पैसा हो गया है और इस प्रकार से ये पूरे जुड़े रहते हैं। दूसरे दर्जे के देखे जाएँ तो वह श्रमिक आंदोलन से जुड़े राजनीति के देश के अनेक क्षेत्रों में श्रमिक नेता हैं जो वो भी अपराध जगह से जुड़े हुए हैं और पूरी जानकारी पुलिस प्रशासन को भी है, लेकिन इनके विरुद्ध कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हो पाई है। कार्रवाई के लिए आवश्यक सहायता भी नहीं जुटा पा रहे हैं। भारतीय श्रमिक आंदोलन का अपराध जगत के 60 से पृथक कोई चेष्टा है, लेकिन उस पर किसी प्रकार की चेष्टा अभी तक नहीं हुई है। तीसरा दर्जा है वो है गाँव और गाँव के इलाकों में जो दादा लोग हैं वो हैं अपने आतंक के बलबूते राजनीतिक दबदबा रखते हैं। इस श्रेणी में छात्र राजनीति में बढ़ते हुए अपराधीकरण भी रखा जा सकता है। छात्र राजनीति में युवा वर्ग का भारी दुरुपयोग हो रहा है। देश के अनेक विश्वविद्यालयों और उनके छात्रावास गुंडागर्दी के लिए वरन अब तो अनेक बड़े अपराधियों के आश्रय के स्थल बन चुके हैं। छात्र राजनीति की तरह ग्राम पंचायतों की राजनीति पर भी अपराधी तत्व हावी होते जा रहे हैं और इन अपराधियों को जातिवाद का संरक्षण भी मिलता जा रहा है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि बहुत ज़बरदस्त तरीके से भारत में ये राजनीतिक अपराधीकरण बढ़ता जा रहा है।